आप सभी को सुप्रभात। आज की तिथि 26 जनवरी हम सभी के लिए, हम सभी के जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण, भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित आज की यह तिथि। आज की तिथि में हम देश का गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्वक मनाते हैं। महाविद्यालय में आज प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण और राष्ट्र वंदना के साथ देश का यह 73वां गणतंत्र दिवस समारोह उत्साहपूर्वक प्रारंभ हो चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बदली हुई परिस्थितियों में आज का यह कार्यक्रम का स्वरूप भी थोड़ा परिवर्तित है। प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम हम ऑफलाइन माध्यम से महाविद्यालय प्रांगण में भौतिक रूप से उपस्थित होकर अत्यंत ही उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक मनाते हैं, लेकिन आज का यह कार्यक्रम इस बदली हुई वैश्विक परिस्थिति के अंतर्गत पूर्णतः ऑनलाइन हो रहा है। ध्वजारोहण एवं राष्ट्र वंदना के उपरांत महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर प्रदीप राव जी का उद्बोधन बस प्रारंभ होने ही वाला है। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी से आग्रह करूंगा कि हम सभी को ऑनलाइन माध्यम से अपना उद्बोधन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप राव जी। भारतीय गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह भारत आज जिन परिस्थितियों में मना रहा है वह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है। इससे पूर्व कि हम इस संदर्भ में अपनी बात प्रारंभ करें, भारत के या भारत को अब तक बनाने वाले, गढ़ने वाले, संवारने वाले भारत की श्रेष्ठ परंपरा के ऐसे 3 भाग को मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका पावन स्मरण करते हुए उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत की एक परंपरा वो है जिसके कारण यह गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं, यानी श्रेष्ठ भारत, एक भारत। इतिहास के कालखंड में एक समय गुलाम हुआ और लंबी गुलामी के बाद हम 1947 में आजाद हुए। भारत को आजाद कराने वाले ऐसे असंख्य भारत के अमर शहीदों को, उनके परिवारों को मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनका पावन स्मरण करता हूं। आजाद भारत को संवारने और सजाने वाले, भारत की श्रेष्ठतम गणतंत्र परंपरा को बनाते हुए और आज इस मुकाम तक लाने वाले, जिसके कारण भारत आज दुनिया में एक प्रतिष्ठित, सम्मानित देश के रूप में आगे बढ़ रहा है, ऐसे उन सभी महामनीषियों को भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से पावन स्मरण करते हुए, जो नहीं हैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम गुलाम हुए उसके पहले जो भारत गुलाम हुआ, उस भारत को गढ़ने और बनाने वाले हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों की एक परंपरा रही है। हम जिस गणतंत्र दिवस के रूप में आज खड़े हैं, जिस लोकतंत्र की दुहाई पूरी दुनिया देती है और जिसे कई बार ऐसा लगता है कि यह गणतंत्र हमने कहीं से लिया है, हमें किसी ने सिखाया है। मुझे लगता है कि आज के अवसर पर देश और दुनिया को यह स्मरण करना चाहिए कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी जब ईस्वी सन प्रारंभ नहीं हुआ था,
अर्थात जब ईसा मसीह अभी धरती पर नहीं आए थे, उससे भी 500 वर्ष 600 वर्ष पहले दुनिया को गणतंत्र और लोकतंत्र सिखाने का केंद्र भारत रहा है। हम सब इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि भारत का वह केंद्र उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के और जो भारत का ये मुख्य राजनीतिक केंद्र था, ये था। उन गणतंत्रों का इतिहास दुनिया के सामने जो जानते हैं वो है, जो नहीं जानते उन्हें जानना चाहिए, और जो जानते हुए भी शरारतपूर्ण ढंग से उसे छिपाते हैं, उनके उस षड्यंत्र को खोलना चाहिए। और यदि हम भारत के उस इतिहास को देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि हम महात्मा बुद्ध के समय में, महात्मा बुद्ध एक गणराज्य के पुत्र थे, महावीर जैन एक गणराज्य के पुत्र थे, और वो गणराज्य आज की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी अधिक सुस्पष्ट, अधिक लोकतांत्रिक और नीचे के आम जनता के सहयोग से चलने वाली शासन व्यवस्था रही है। हमने दुनिया को जो बहुत कुछ दिया है, उसमें एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। यानी यह वह समय है, हम जब ये कह रहे हैं तो सामान्यतः तब अंदाजा लगेगा जब 2500 वर्ष पहले दुनिया का इतिहास खंगाला जाए तो पता चलेगा कि जब दुनिया अभी अक्षर सीख रही थी, दुनिया अभी अपने समाज और संस्कृतियों का सुगठन कर रही थी, दुनिया अभी सभ्यता के क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी, तब हम दुनिया को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे थे और सफलतम लोकतंत्र और गणतंत्र हम चला रहे थे। ये वो हिस्सा है जिसे इतिहासकार इतिहास मान करके और स्वीकार करते हैं। जब उन गणतंत्रों का इतिहास हम देखते हैं तो हमें उन गणतंत्रों का इतिहास महाभारत में मिलता है। यानी अभी वो हिस्सा है जिसे इतिहासकार अभी कई बार मिथक कर करके, कई बार धार्मिक ग्रंथ कह करके, कई बार ऐसे प्रमाणों को कथा कह करके नकारते हैं। यानी उसे जब हम इतिहास को माने तब ध्यान में आएगा कि हमारे वहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था 6वीं शताब्दी में नहीं प्रारंभ हुई थी, महाभारत के पहले गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। क्योंकि महाभारत में भीष्म और युधिष्ठिर पर्व में स्पष्टतः गणतंत्रों की विशेषताएं बताई गई हैं। यानी हमें अभी अगर हम इस पर काम करें तो पता चलेगा कि जब दुनिया अभी सीख रही थी, जीवन के सिद्धांत गढ़ रही थी, तब हम श्रेष्ठतम शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे थे और चला रहे थे। वह श्रेष्ठ परंपरा हमारे ऋषियों और महर्षियों के द्वारा जो बनाई गई, उसे लंबे समय तक चलाते हुए आज तक हमें स्थानांतरित किया गया है। दुनिया में भारत इसके नाते भी जाना जाता है कि हम एक सातत्य संस्कृति परंपरा के बाद हैं। हम कालखंडों में गुलाम हुए होंगे, हम कई कालखंडों में कभी हमारा ह्रास हुआ होगा, कभी पतन हुआ होगा, कभी उत्थान की ओर गए होंगे, लेकिन इस सब उतार और चढ़ाव के बीच हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो जीवन मूल्य है, हमारी जो संस्कृति है, वो प्रारंभ से और अब तक अपने सार्थकता को लिए हुए है। और इस सार्थकता को बनाने वाली एक श्रेष्ठ पूर्वज परंपरा है। मैं उस अपनी श्रेष्ठ पूर्वज परंपरा को भी आज के इस गणतंत्र के दिवस पर पावन उनका स्मरण करते हुए, उन्हें अपनी भाव महाविद्यालय परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, और उस श्रद्धांजलि का स्वरूप क्या होगा उसकी ओर मैं बढ़ रहा हूँ। ऐसे में जब भारत गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है और 2022 का गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है, इसके साथ ही भारत अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के पहले से अमृत महोत्सव की ओर बढ़े हुए हैं। और इस कालखंड में आज का जब हम भारतीय गणतंत्र के अवसर पर भारतीय गणतंत्र का मूल्यांकन, भारतीय गणतंत्र में अपनी भूमिका देखते हैं,
कालखंड या आज का गणतंत्र दिवस, आज के बाद आने वाले गणतंत्र दिवस कुछ दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। आजाद भारत के इतिहास को भी खंडों में समझने की जरूरत है। हम बहुत कुछ अगर अलग अलग न समझ सकते हैं तो कम से कम आजाद भारत के इतिहास को 2 खंडों में जरूर बांटना चाहिए। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले के भारत में भी कई ऐसे पड़ाव हैं, उसकी चर्चा हम समय के कारण नहीं कर सकते। हमें जरूर उस पड़ाव को देखना चाहिए, लेकिन साफ साफ जो 2 हिस्से दिख रहे हैं कि आजाद भारत के इस कालखंड को 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। जब मैं ये कह रहा हूं तो भारत के हर नागरिक को इस कुंठा से अब ऊपर उठना चाहिए। भारत के हर बुद्धिजीवी को अब इस बौद्धिक जुगाली से ऊपर उठना चाहिए कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, काम नहीं है। राजनीति की बात शिक्षण संस्थाओं में नहीं की जानी चाहिए। यह कह करके हमें 1947 से 2014 तक का भारत चलाया गया। परिणाम ये रहा कि आजाद भारत में भी भारत अपनी सांस्कृतिक आजादी के लिए तड़पता रहा। 2014 के बाद भारत ने अपनी सांस्कृतिक लड़ाई तेजी के साथ इसलिए आगे बढ़ा रहा है कि हम राजनीति पर मुखर हुए। राजनीति समाज राष्ट्र का आज अभिन्न हिस्सा है। कभी ऐसा था कि सामाजिक सत्ता महत्वपूर्ण थी, राजनीतिक सत्ता गौण थी, तब ये बातें कही जा सकती हैं। लेकिन आज के युग में राजनीतिक सत्ता बहुत महत्वपूर्ण हुई है। सामाजिक सत्ता उस राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करने का तंत्र तो विकसित किए हुए है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें राजनीतिक सत्ता एक बार सत्ता पर आने के बाद सामाजिक सत्ता को रौंदते हुए आगे बढ़ती है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीति पर समाज चुप रहे, ऐसी परिस्थितियों पर शिक्षण संस्थाएं चुप रहें, ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी चुप रहे तो देश का वही हश्र होगा जो 2014 के पहले का भारत था। इसलिए अब समय ऐसा आया है कि हमें खुल करके बोलना चाहिए, खुलकर बात करना चाहिए, खुलकर जीना चाहिए। 2014 के बाद के भारत ने ये हमें सिखाया है। हम जब खुलकर बोलना शुरू किए हैं, हम जब अपनी सांस्कृतिक विरासत के आधार पर भारत को चलाना शुरू किए हैं, बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके, स्पष्ट दृष्टि के साथ, दूरगामी योजना के साथ जब भारत चलना शुरू किया है, तो आज भारत की स्थिति है कि हम भारत दुनिया की राजनीति में एक सशक्त केंद्र हैं। अन्यथा भारत को गुट निरपेक्ष बनना पड़ता था। हम अब गुट निरपेक्ष नहीं हैं, हम सशक्त भारत के रूप में खड़े हैं। दुनिया का कोई भी देश आज के भारत के को किसी भी स्थिति में नकार कर नहीं बढ़ सकता, नजरअंदाज करके नहीं बढ़ सकता, उस भारत पर चुप रह करके भी नहीं बढ़ सकता। अगर दुनिया के किसी भी देश को अब आगे बढ़ना है तो उसे भारत के साथ वार्ता करनी ही पड़ेगी, चाहे जिस रूप में वो भारत से बात करे। ये भारत की स्थिति आज बनी है। हम श्रेष्ठ भारत, एक भारत और बनाने की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। चाहे वो रक्षा का मामला हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे वो अपनी सांस्कृतिक विकास की यात्रा का मामला हो, चाहे आत्मगौरव को पुनर्स्थापित करने का मामला हो, सब कुछ दिख रहा है। अब हम श्री राम जन्मभूमि पर बोलने में संकोच नहीं करते। अब राम जन्मभूमि की जब बात हो रही है तो कोई भारत का राजनीतिक दल ये कहने का साहस नहीं जुटा रहा है कि कम्युनल एजेंडा है। 2014 के पहले जैसे नाम लेते थे ये आप नहीं ले सकते, क्योंकि कम्युनल एजेंडा है। आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की बात कर रहे हैं तो कोई भारत के राजनीतिक दल या किसी में, दुनिया के किसी व्यक्ति में साहस नहीं को कह सके कि कम्युनल एजेंडा है। आज जब हम मथुरा के पुनर्निर्माण की बात करते हैं, कृष्ण जन्मभूमि के, तो किसी की दुनिया में किसी का साहस नहीं है कि वो कह सके कि कम्युनल एजेंडा है, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्धार का हिस्सा है। हम अपने सांस्कृतिक पुनरुद्धार की ओर, सांस्कृतिक गौरव के पुनरुद्धार की ओर तेजी के साथ बढ़े हैं और साहस के साथ बढ़े। इसलिए भारत आज अपनी
बात साफ साफ शब्दों में कह रहा है। और जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री, जिसे इस पूरे अभियान का श्रेय दिया जाना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब एक कहते हैं कि दुनिया में न हमें आंख उठाकर जीना है, न आंख झुकाकर जीना है, हमें आंख से आंख मिलाकर के जीना है, उस दिशा की ओर भारत ने अपनी यात्रा पूरी की है और भारत तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन भारत को अभी जहां तक जाना है, उस यात्रा का जो पहला लक्ष्य अभी तय है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक हम भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्धार के इस अभियान को लगभग उस आधार पर लेकर चले जाएं जहां से भारत को आगे बढ़ा दिया जाए। 21वीं शताब्दी का भी तो हम अपनी पुरानी स्थिति को पुनर्स्थापित करने की ओर चल रहे हैं। इसे करने में लक्ष्य जो दिख रहा है वर्तमान भारतीय नेतृत्व का, वो 2047 है। इसलिए 2047 के गणतंत्र तक का काम तय है। 2047 तक के गणतंत्र का काम अगर करना है तो गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर और इसके अलावा प्रत्येक ऐसे राष्ट्रीय पर्वों पर और प्रत्येक दिन इस बात के लिए सचेत रहना पड़ेगा कि जो अभियान 2014 में प्रारंभ हुआ है, ये अभियान कहीं से कमजोर न पड़े, किसी भी स्थिति में न रुके। और उस अभियान का एक पड़ाव उत्तर प्रदेश का वर्तमान विधानसभा चुनाव है। इसलिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा चुनाव में यदि भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्धार के इस अभियान को आगे बढ़ाए रखना है, 2047 तक की तय यात्रा पूरी करनी है, तो हमें हर नागरिक को, हर शिक्षण संस्थान को, भारत के हर उस व्यक्ति को जो भारत माता की जय के साथ भारत को देखना चाहता है, जो भारत को भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार के साथ देखना चाहता है, उस हर एक भारत के नागरिक का धर्म है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी 2024 के लोकसभा का चुनाव, 2027 हर 5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव पर 2047 तक अपनी सचेत दृष्टि बनाए रहे और छोटे मोटे सभी मुद्दों को नकार करके भारत के पक्ष में मतदान करने की जरूरत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम हमारे लोग कहते हैं कि राजनीति पर शिक्षण संस्थाओं को नहीं बोलना चाहिए, वो इस बात को छिपाते हैं कि इस राजनीति पर अमेरिका हस्तक्षेप करता है, भारत की इस राजनीति में चीन हस्तक्षेप करता है, भारत की इस राजनीति में पाकिस्तान हस्तक्षेप करता है, भारत की इस राजनीति में अफगानिस्तान जैसा छोटा देश हस्तक्षेप करता है, नेपाल हस्तक्षेप करता है। ये सभी और ऐसे तमाम दुनिया के देश हैं जो भारत की राजनीति पर नजर रखते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। वो इसलिए नहीं हस्तक्षेप करते कि उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, या वो इसलिए करते हैं कि वो भारत को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। और जिस राजनीति पर हमारे मित्र देश, दुनिया के हमारे शत्रु देश हस्तक्षेप कर रहे हों, उस पर हम न बोलें, उस पर हम शिक्षण संस्थाओं में बात न करें, यह संभव नहीं हो सकता। यह संभव तब होगा जब दुनिया इस बात को माने कि वो हमें अपने देश के अनुसार राजनीति को चलाने दे, उस राजनीति में दुनिया हस्तक्षेप करना बंद कर दे, इस देश की विरोधी ताकतें उसमें हस्तक्षेप करना बंद कर दें, तो हम राजनीति को किनारे करके सामाजिक सत्ता के आधार पर हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारा धर्म है कि हम राजनीति पर खुल करके साथ आएं। राजनीति देश की 2 हिस्से में बटी हुई है, एक भारत के पक्ष में है, एक भारत के विरोध में है। इसलिए भारत के पक्ष की राजनीति के साथ देश के हर भारत के नागरिक का धर्म है कि वो खुल करके सामने आवे, उसके साथ खड़ा हो, मतदान जरूर करें। मतदान करने के साथ साथ मतदान अवश्य कराएं। एक भी मतदाता छूटे न। ये अभियान हमें अपने इस भारत के गणतंत्र को लाने वाले उन सभी मनीषियों को वास्तविक श्रद्धांजलि होगी कि हम एक भी मतदाता को छूटने न दें, मतदान करें। इसलिए मतदान करें कि जो गणतंत्र दिवस आज हम जिनके कारण मना रहे हैं, इसे लाने में उन्होंने जो कुछ गंवाया है, इसे बचाने के लिए हमारा अपना मत महत्वपूर्ण है। इसलिए वोट जरूर करें। यह एक काम केवल थोड़े देर के लिए है, यानी जिस दिन मतदान होगा उस दिन के लिए है, या मतदान जब भी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्य विधानसभा का चुनाव हो, उसके 1 महीना या 1.5 महीने का काम है। यह 1 महीना 1.5 महीना या मतदान करने का काम ही केवल हमारा दायित्व नहीं है। इसलिए भारत के गणतंत्र दिवस पर, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर जब भी ऐसे पर्व हम मना रहे हों, तो हमारा धर्म है कि हम इस बात की समीक्षा जरूर करें
कि भारत को आज़ाद करने के लिए, भारत को भारत बनाने के लिए, जिस भारत पर हम गर्व कर करके कहते हैं कि हम भारतीय हैं, उस भारत को गढ़ने और बनाने में जो भारत की पूरी परंपरा तपी और खपी है, उस पूरी परंपरा को आगे बढ़ाने में हमारे भी उत्तरदायित्व है, हमारे भी धर्म है। जिन्होंने भारत को ऐसा भारत बनाया जिस पर जब हम कहते हैं तो हम गर्व का महसूस करते हैं, वो केवल उन्होंने अपना जीवन नहीं जिया है। अगर वो केवल अपना जीवन जिए होते, अगर वो केवल आत्मकेंद्रित रहे होते, अगर उस परंपरा की, वो ऋषि परंपरा या उस भारत को बनाने वाले महर्षियों की परंपरा अगर केवल शुद्ध रूप से अपना चिंतन की होती, अपने केवल मोक्ष के लिए वो प्रयत्न किए होते, तो वो भारत नहीं बन पाता जो भारत बना है। ये भारत इसलिए बना कि उस परंपरा ने अपने मोक्ष की चिंता करते हुए समाज की चिंता की, देश और राष्ट्र की चिंता की। अपने मोक्ष के लिए के प्रयत्न के अभियान के साथ साथ, यानी आत्मजीवन के मुक्ति के साथ साथ, उन्होंने समाज, देश और दुनिया के सुंदर बनाने के लिए अपने समय खर्च किए हैं। इसलिए उस परंपरा को वास्तविक श्रद्धांजलि तब होती है जब हम भी अपना और अपना दायित्व, यानी हम और हमारा दायित्व, इस विषय को ठीक से लागू करें। जब मैं कह रहा हूं कि हम और हमारा दायित्व, मैं और मेरा दायित्व, तो इस विषय की समीक्षा करने के साथ ही हमें वास्तविक श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं, उनके प्रति उनके ऋण को, अपने पर लादे गए ऋण को कम कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमें उस परंपरा से इतनी बात जरूर सीखनी चाहिए कि हमारा जीवन केवल आत्मकेंद्रित न हो। हम अपने बारे में, अपने से आगे परिवार के बारे में, परिवार के बाद समाज के बारे में, समाज के साथ देश या राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के बाद दुनिया के बारे में, और फिर प्रकृति चराचर जो भी जगत है इसके बारे में चिंतन जरूर करें और उसमें अपना योगदान सुनिश्चित करें। तब हम उस परंपरा के बताए गए पदचिन्हों पर चल पाएंगे, और अगर उस बताए गए पदचिन्हों पर जब हम चल रहे होंगे तब वास्तव में हम उनके ऋण को कम कर रहे होंगे। ऐसे में हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन, हमारे परिवार के जीवन जब समाज और राष्ट्र और बाकी दुनिया और दुनिया के बाद प्रकृति चराचर की जब चिंता की बात मैं कह रहा हूं, तो उसका भी सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारा काम क्या है, इसमें, इस पूरे में हमारा कार्य क्या होना चाहिए। ऐसे में यह महाविद्यालय जब से स्थापित हुआ है 2005 से अब तक, इसने एक अपनी सुस्पष्ट परंपरा घोषित की है। हम 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने ऐसे सभी भारत के को गढ़ने और बनाने वाले उस श्रेष्ठ परंपरा के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में हम अपना दायित्व, अपना काम तय करते हैं। हमारा काम और हमारा दायित्व ये है कि हम अपने जीवन के साथ, अपने परिवार के जीवन के साथ एक काम और लेते हैं, जो समाज और देश को रचने का काम है। और उसमें काम यह है कि भारत को आज तक पहुंचाने वाले उन भारतीय मनीषियों के सपनों में का भारत, और उनके सपनों के भारत में एक सपने का शिक्षण संस्थान जैसा होना चाहिए। हम उनके सपनों का एक शिक्षण संस्थान बनाने की ओर अपने प्रयत्न करते हैं, और हमारा यह कार्य ही इस पूरी परंपरा के बताए गए पदचिन्हों पर चलने में एक कदम होता है। इसलिए 15 अगस्त को हम अपनी पूरी वार्षिक योजना के साथ कि इस एक साल में हम उनके सपनों के शिक्षण संस्थान को रचने में क्या क्या करेंगे, अब तक क्या क्या किए हैं, इस योजना को रखते हैं। और आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे होते हैं तो इस पूरे सत्र में हमने क्या किया है, यही उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हैं। 15 अगस्त को योजना अर्पित करते हैं और 26 जनवरी को अपना कर्म अर्जित करते हैं। और फिर आज के बाद से अगले 15 अगस्त तक और अगले 15 अगस्त से उसके बाद 26 जनवरी तक क्रमशः हमारा ये अभियान चलता रहता है। इसलिए हम अपने इस पूरे अभियान में सुनिश्चित करते हैं कि हमें
अपने भारत की श्रेष्ठ परंपरा को गढ़ने और बनाने वाले मनीषियों के सपनों का कैसा जो भारत होगा उसमें शिक्षण संस्थान कैसा होगा। तो जो शिक्षण संस्थान जैसा होगा उसे एक दिन में हम नहीं बना सकते। हम क्रमशः चलते हैं कि इस साल इतना करेंगे, जितना तय करते हैं, जितना कर पाते हैं उसको तय करते हैं, जो छूट जाता है उसे फिर आगे पूरा करते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। ऐसे में हम 2005 से और अब तक की जो यात्रा पूरी किए हैं, हम सबको इस बात पर का संतोष है कि हमने ऐसे भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत बनाने वाले भारतीय श्रेष्ठ परंपरा में हमने एक मानक महाविद्यालय बनाने की दिशा में क्रमशः आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं तो मेरा इशारा इस महाविद्यालय के उन सभी नवाचारों की तरफ है, उन सभी प्रयत्नों की तरफ है जिन प्रयत्नों को के कारण, जिन नवाचारों के कारण हम रात की नींद बहुत आश्वस्त होकर सोते हैं कि आज हमने दिन में अपनी यात्रा यहां तक पूरी की है। यानी हम जब ये काम कर रहे होते हैं तो इस काम का रोज यानी आज से कल हम कितना आगे बढ़े, इस एक दिन से एक सप्ताह में कितना आगे बढ़े, एक सप्ताह से 15 दिन में कितना आगे बढ़े, एक महीने में कितना आगे बढ़े, 3 महीने में कितना आगे गए, 6 महीने में कितना आगे गए, 1 वर्ष में कितना आगे गए, इसका मूल्यांकन करते हैं। और जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं, हुए बढ़ते हैं, तो आप और हम और समाज ये सब इसका मूल्यांकन करते हैं। इसलिए महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल भूषण को आज अगर उत्तर भारत में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है तो उसका कारण हमारे ये प्रयत्न हैं। और उन प्रयत्नों में वे सभी नवाचार हैं जो किसी भी शिक्षण संस्थान को करने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश शिक्षण संस्थान इन कार्यों से विरत है। हम कोई नया काम नहीं करते, वे वही काम करते हैं जो किसी भी शिक्षण संस्थान को करना चाहिए। हमें संतोष क्यों होता है या हमें प्रतिष्ठा क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि अन्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस बात का कहीं अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम कोई बहुत नई चीज करने जा रहे हैं, कोई नई चीज हम जो कर रहे हैं वो एक ऋण कम कर रहे हैं, अपने उस पूर्वज परंपरा के प्रति अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, उस काम के साथ हम करते हैं। ऐसे में इस सत्र में हमने जो पीछे की चल रही नवाचार थे उन्हें आगे बढ़ाया है। हमारे साथ चुनौती ये रहती है कि हम चूंकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, इसलिए हमारे वहाँ मैंने शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी तो बदलता है, क्योंकि वो तो लगातार बढ़ता जाता है, प्रवेश करता है, बढ़ते हुए पास करते निकलता चला जाता है। लेकिन जो एडेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ एक चीज सुनिश्चित है कि वहाँ शिक्षक लंबे समय तक काम करता है। हमारे साथ शिक्षक भी बदलता है। यानी हमारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की जो चुनौती है या महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल भूषण के सामने जो चुनौती है कि हमारे यहाँ विद्यार्थी भी बदलता रहता है, शिक्षक भी बदलता रहता है। इसलिए आए हुए शिक्षकों को फिर से इस पूरे अभियान में ढालना और ढाल करके आगे बढ़ाना, विद्यार्थी को उसके अनुसार शिक्षित करना, दीक्षित करना, काम करना, और शिक्षण संस्थान को जैसा हम बना चुके हैं वैसा बनाते हुए आगे बढ़ना। यानी दोनों चुनौतियां होती हैं कि पीछे जैसा बना चुके हैं वैसा बना रहे, उसमें कोई ह्रास न हो और तब आगे बढ़े। इस अभियान में यह सत्र हमारे लिए चुनौती का सत्र रहा है और इस कारण इस सत्र का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाना चाहिए। हमारे वहां बड़ी संख्या में नए शिक्षक आए, नए शिक्षक बहुसंख्यक हुए, पुराने शिक्षक बहुत कम बचे हैं, कम मात्रा में हुए। यह इस सत्र की सबसे बड़ी चुनौती थी। इसलिए इस सत्र में की चुनौती महत्वपूर्ण ये थी कि हमारी जो योजनाएं पहले से चल रही हैं वो योजनाएं बनी रह जाएं, वो चलती रह जाएं। ये पहली चुनौती थी। आज यहाँ पर मुझे कहते हुए इस बात का संतोष है कि हम लोगों ने प्रयत्न पूर्वक इस पूरे अभियान को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। यानी हमारी जो परिसर संस्कृति पहले से थी उसे हम बना करके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उसे बनाने में थोड़ा प्रयत्न अधिक करना पड़ा है। शिक्षक के साथ बातचीत थोड़ी देर से शुरू हुई, लेकिन देर शुरू हुई है। शिक्षक के को हम अपनी बात बता पाने के प्रयत्न लगातार कर रहे हैं, इसलिए वो स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके जो वर्तमान सत्र का पर कोविड का जो असर रहा है, यद्यपि उससे थोड़ा यह सत्र मुक्त हुआ, लेकिन नए सत्र नए पाठ्यक्रम शुरू होने के कारण, यानी CBCS पाठ्यक्रम शुरू होने के नाते
सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पुराने विद्यार्थियों का तो ठीक था, लेकिन नए विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान आया है। इसलिए गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई में विश्वविद्यालय के कारण हम पीछे हुए, क्योंकि हमारा पूरा पाठ्यक्रम जो 16 जून से चल रहा था वो दिसंबर तक, लगभग आधा दिसंबर तक हमने पुराने पाठ्यक्रम पढ़ाए। हम उसके बाद विश्वविद्यालय ने जब तय किया है CBCS पाठ्यक्रम चलाएंगे, तो न्यूनतम समय में हमने CBCS पाठ्यक्रम को अपडेट हुए हैं। CBCS, मुझे इस बात का भी संतोष है, मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि हमारे शिक्षक CBCS पाठ्यक्रम पर इस प्रकार से कार्यशाला करने के माध्यम से, बातचीत करने के माध्यम से, बैठक के माध्यम से इस प्रकार से हम शिक्षित और दीक्षित हुए हैं कि हम एक दावा के साथ आज यहाँ कह पा रहे हैं कि आज जब अभी हम विश्वविद्यालय के भी तमाम प्रोफेसर से अगर पूछ दें कि वर्तमान में जो CBCS पाठ्यक्रम आप लागू किए हैं उसका स्वरूप क्या है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बनाम कुलपति जी के बीच इस बात को लेकर संघर्ष है कि जो परीक्षा का प्रारूप है, यह प्रारूप ठीक है अथवा नहीं है। बावजूद हमारे कॉलेज के शिक्षक से किसी से कोई पूछ ले तो हम बता सकते हैं कि ये CBCS का पाठ्यक्रम है, ये हमने लागू किया है, ये इसका स्वरूप है, इतना हम कर पाए हैं, इतना नहीं किए हैं, इसे आगे करने वाले हैं। इस तैयारी के साथ हम खड़े हैं। हमारा यह प्रयत्न ही अपने उन सभी महापुरुषों को कर्म के रूप में इस सत्र में हार्दिक श्रद्धांजलि है। इस पढ़ाई की गुणवत्ता के साथ विश्वविद्यालय के योजना के अनुसार हम फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं कर रहे हैं। इस बात को समाज को भी जानना चाहिए, हमें भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उन्होंने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा नहीं है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्हें जितने घंटे की पढ़ाई करनी होनी चाहिए थी वो पढ़ाई और लोग नहीं किए, उन्हें हमने भी नहीं की है, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं था। विश्वविद्यालय ने परीक्षा घोषित कर दी, हम परीक्षा में विद्यार्थी को लेकर के चले आए। इसलिए हमारा अगला धर्म यह है कि जब इस परीक्षा के बाद विद्यार्थी खाली होता है तो पीछे के जो छूटे पाठ्यक्रम है उसको लेते हुए अगले पाठ्यक्रम की ओर हम अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ जाएं, जिससे हमसे कोई अधर्म न हो। हम जो पीछे का छूटा हुआ हिस्सा है उसे पूरा करेंगे, आगे का हिस्सा करेंगे। आप परीक्षा को छोड़ दीजिए, विद्यार्थी को योग्यता के आधार पर तैयार करने का जो हमारा अभिनव प्रयत्न रहता है उस दिशा की ओर हमें इस परीक्षा के बाद बढ़ना होगा। ये काम अभी हमारा आगे शुरू होने वाला है। इसके अलावा मुख्यतः जिस बात को लेकर के हम इस सभी चीजों को समेट सकते हैं वो है हमारी परिसर संस्कृति। और हमारी जो परिसर संस्कृति है ये परिभाषित नहीं हो सकती। वैसे भी किसी भी देश की संस्कृति को परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि संस्कृति जी जाती है, संस्कृत अनुभव की जाती है, संस्कृत को महसूस किया जा सकता है। शब्दों में बातचीत करने के लिए हम कोई एक शब्द, एक परिभाषा गढ़ते जरूर हैं, लेकिन अब तक मुझे संस्कृत की कोई ऐसी परिभाषा नहीं मिली है जो किसी संस्कृति को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सके। अंत में उसे कहना ही पड़ता है कि बाकी आप महसूस करिए, बाकी आप जिए। इसलिए इस महाविद्यालय की भी एक परिसर संस्कृति है, और वो परिसर संस्कृति को परिभाषित करना ऐसे ही कठिन है। इसलिए परिसर संस्कृति महसूस की जाती है, परिसर संस्कृति एहसास की जा सकती है, परिसर संस्कृति जी जानी चाहिए, और जीते हुए उस परिसर संस्कृति को जैसा हम लोगों ने स्थापित किया है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। नए शिक्षकों को विशेष रूप से इस बात को जरूर समझना चाहिए। अगर हम इस बात को समझ सकते हो कि इस कैंपस का, इस परिसर का एक वातावरण है, और वो परिसर का वातावरण वही है जैसा वातावरण भारत की सांस्कृतिक परंपरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नायक, भारत को भारत बनाने वाले, भारत को जगत गुरु बनाने वाले महापुरुष जैसी संस्कृति चाहते, यानी उस भारतीय संस्कृति का एक छोटा सा स्वरूप हमारे परिसर की संस्कृति है। जब हम ये कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति का छोटा सा स्वरूप यानी परिसर में संस्कृति, भारत की संस्कृति भारत में है, वही संस्कृति हमारे परिसर में है। तो जब हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे परिसर में वो संस्कृति जी जा रही है, तो उसके अब उसे परिभाषित करने के लिए उदाहरण के रूप में हम शुरू करें तो हमारे पास न समय है और न उतने हमारे पास शब्द हैं। लेकिन मोटी मोटी जिन बातों को हमको समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति दुनिया में
जिन कारणों से जानी जाती है उसमें उसका जीवन मूल्य है एक। अब जीवन मूल्य के बहुत सारे हिस्से होंगे, लेकिन जो जीवन मूल्य है उस जीवन मूल्य को हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, ये हमारा काम है कि हमारा शिक्षक उस जीवन मूल्य को समझे, उसको स्वयं जीने का प्रयत्न करे और विद्यार्थी तक उस जीवन मूल्य को पहुंचाए। ये हमारी परिसर संस्कृति का हिस्सा है। जब हम जीवन मूल्य की बात कर रहे हैं तो उस जीवन मूल्य में सब कुछ आता है। उस जीवन मूल्य में परिवार के प्रति आपका दायित्व भी आएगा, माता पिता के साथ आपके दायित्व भी आएंगे, पति पत्नी के बीच संबंधों के दायित्व आएंगे, बेटे बेटी के साथ संबंध आएंगे, गुरु और शिष्य के बीच संबंधों की चर्चा होगी। ऐसे विविध प्रकार के जो जीवन मूल्य हैं वो आपके उसके हिस्सा बनेंगे। वो सब काम हमारा है, यानी हम विद्यार्थी के पास विद्यार्थी को इस जीवन मूल्य को रोपें, उसमें उसे उसके लिए शिक्षित करें, दीक्षित करें। हम उस विद्यार्थी, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये काम यद्यपि इंटरमीडिएट तक हो जाना चाहिए, न बहुत जगहों पर नहीं हो रहा। जहाँ नहीं हो रहा है वो भी विद्यार्थी आपके पास आ रहे हैं। समाज में भी ये काम लगभग कई जगहों पर बंद है। तो उसमें से जो पहले से शिक्षित और दीक्षित विद्यार्थी है उससे प्रेरित करते हुए, उसे आदर्श बनाते हुए, हम उसके साथ उससे भी सीखते और उसको सिखाते हुए, जो छूटे हुए हैं उन्हें उस धारा में समाहित करते हुए आगे बढ़ाएं। इस परिसर संस्कृति का एक उद्देश्य ये है। जब हम इस परिसर संस्कृति में यह उद्देश्य कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं कि ये महाविद्यालय परिवार है। और जब हम कह रहे होते हैं महाविद्यालय परिवार है, तो जिन संबंधों की चर्चा मैंने वहां की है वो संबंध यहाँ भी जीवित होने चाहिए। और जब वो संबंध यहाँ जीवित होने चाहिए तो हमारा एक दूसरे के प्रति आचरण और व्यवहार, शिक्षक का कर्मचारी के प्रति आचरण व्यवहार, कर्मचारी का शिक्षक के प्रति आचरण व्यवहार, हमारा जो विविध, क्योंकि हम जब संस्था में होते हैं तो संस्था में को नियमबद्ध चलाने के कारण कुछ ऊपर से नीचे तक पद होते हैं। ये पद ऊपर से नीचे तक होता है, यानी अब इसको हम सामान्य भाषा में बड़े से छोटे के क्रम में कह देते हैं। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। ये पद बड़े से छोटे का नहीं है, छोटे से बड़े का नहीं है। ये पदों का जो क्रम है ये कार्य के आधार पर है। अलग अलग काम है, अलग अलग पद है, कोई पद छोटा नहीं, कोई पद बड़ा नहीं। इस भाव को क्या हम इस परिसर में जी सकते हैं? हमारे इस परिसर में जितना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व प्रिंसिपल का है उससे किसी मामले में कम उत्तरदायित्व हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का नहीं है। अंतर है कि दोनों के दो काम, लेकिन दोनों के काम का महत्वपूर्ण नहीं है और दोनों का इस विद्यालय में कोई पद के आधार पर उनका मान सम्मान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एक जी सकते हैं क्या हम कितना जी रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह के साथ, इस समीक्षा के साथ हमें अपने को ठीक करना चाहिए। हम 100% ठीक हैं? मुझे नहीं लगता, इसलिए इसे ठीक करना चाहिए। जब हम इस परिसर संस्कृति की बात करते हैं तो परिसर संस्कृति में भारत के जीवन मूल्यों में या भारतीय संस्कृति में गुरुकुलों की भी संस्कृति है। वो भी लगभग महसूस की जाने वाली है कि गुरु और शिष्य के बीच कैसे संबंध होंगे। हम यह कह करके नहीं बच सकते कि विद्यार्थी इस समय में शिष्य जैसा नहीं है, क्योंकि उनको बनाना हमारा काम है। अगर विद्यार्थी शिष्य जैसा नहीं है तो यह काम या दोष इस देश के शिक्षकों का है, समाज के शिक्षकों का है। तो पीछे के शिक्षक ने काम नहीं किया, इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि हमें एक काम नहीं करना है। पीछे जो हो छूट गया कि जो दूसरे को करना था उसे हम भूलें, हम यहाँ से ले सकते, चला सकते हैं क्या? तो गुरु और शिष्य के बीच संबंधों को इस परिसर में हम कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, कैसे चला सकते हैं? शिष्य को शिष्यत्व भाव कैसे पैदा हो सकता है, शिक्षक में शिक्षकत्व की गरिमा कैसे पैदा, गुरुता कैसे पैदा हो सकती है? ये सब निरंतर चलने वाले काम, निरंतर सीखने के आधार पर बढ़ने वाले काम। इसलिए परिसर संस्कृति का एक हिस्सा है। परिसर संस्कृति का अगला हिस्सा कि जब हम गुरु और शिष्य के रूप में यहाँ पर एक वातावरण या एक भाव या एक जीवन पद्धति विकसित कर लेंगे तो फिर विद्यार्थी का हित हमारा हित हो जाएगा और कई बार विद्यार्थी का हित हमारे हित से बड़ा हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से हम सब महसूस करते हैं कि हमने, यद्यपि इस कलयुग में कुछ भी कहना संभव नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे कोई माता पिता आप नहीं देखेंगे जो अपने बढ़ते हुए बेटे से ईर्ष्या करता।
हैं, अपवाद स्वरूप होंगे, मैं वो अपवाद को छोड़ दीजिए, नहीं, बड़ी संख्या में माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने से आगे बढ़ते हुए पुत्र और पुत्रियों को देख करके प्रसन्न होते हैं। क्या शिक्षक अपने से अधिक पढ़ते और योग्य होते विद्यार्थी को देखकर प्रसन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है। समीक्षा करते रहना चाहिए और इस जीवन पद्धति को, इस परिसर की संस्कृति का हिस्सा मानना चाहिए। इस सब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ परिसर संस्कृति के रूप में। ये परिसर अगर हमारा एक परिवार की दीवार है तो इस परिसर में आ जाने के बाद कोई भी विद्यार्थी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी शिक्षक को परिवार जैसा महसूस होता है क्या? परिवार जैसा वो जी पा रहा है क्या? उतना स्वायत्त भाव से या उतना प्रसन्नचित भाव से वो इस परिसर में रह पा रहा है क्या? ये हमारी समीक्षा का हिस्सा है। और ऐसे जब हम इस रूप में अपने महाविद्यालय की परिसर संस्कृति का विकास करेंगे तब ये कहना नहीं पड़ेगा, तब विद्यार्थी शिक्षक से लड़ जाए, शिक्षक विद्यार्थी से लड़ जाए। मतभेद हो सकते हैं, पढ़े लिखे समाज में मतभेद की पूरी गुंजाइश है, हमें कक्षाओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद का अर्थ झगड़ा नहीं है, मतभेद का अर्थ मनभेद नहीं है, मतभेद का अर्थ शत्रुता नहीं है। एक विषय पर विद्यार्थी का मत अलग हो सकता है, हमारा मत अलग हो सकता है, इसका मतलब थोड़े कि विद्यार्थी बोल नहीं सकता, विद्यार्थी का कोई अपना मत नहीं होता। हो सकता है कुछ मुद्दे पर वो हमसे अच्छा सोचता हो, हमें उसे सोचने और बोलने देना चाहिए, हमें भी अपने बोलते रहना चाहिए और सोचते रहना चाहिए। दोनों में से जो ठीक होगा वो लागू होगा। जब तक अनिर्णित है तब तक उसे अपना लागू करने दीजिए, आप अपना लागू करिए। हम इस दिशा में बढ़ने क्यों जाए? क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी को भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र चिंतन के साथ आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। हम ऐसी परिसर संस्कृति की पुनर्स्थापना के साथ इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं और ये जो प्रयत्न हमारे हैं, यही प्रयत्न भारत की पूरी श्रेष्ठ परंपरा या श्रेष्ठतम भारत को बनाने वाले अपने पूर्वजों के प्रति आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर वास्तविक श्रद्धांजलि होती है। वो श्रद्धांजलि हम जितना हम कर पाए हैं वो हम श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं, जो नहीं कर पाए हैं वो आगे देते रहेंगे, करते रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य को जीवित रखने के लिए, जीवन जीने के लिए हमने कुछ चीजें बनाई हैं जिसमें हम कह सके कि हम अपने जीवन के साथ, अपने परिवार के जीवन के साथ, देश और समाज के लिए भी जीते हैं। तो हमने तमाम अपनी योजनाएं चलाई। जो गुरुकुल की संस्कृति है उसकी कुछ योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं उसके से जुड़ी हुई देश और समाज के साथ की योजनाएं हैं। उसमें कुछ का मैं केवल उल्लेख कर रहा हूं उदाहरण के रूप में। शेष हम सभी जानते हैं, अनेक योजनाएं हैं, हम उसमें काम करें। हमारी योजना में पठन पाठन की गुणवत्ता से अधिक महत्वपूर्ण इस परिसर की स्वच्छता का। भारत के लाल किले से स्वच्छता का उद्घोष जब हो रहा था उससे बहुत पहले 2005 से हम इसको यहां लागू किए हुए हैं। उसमें कहीं ह्रास तो नहीं हो रहा है, वो कहीं हमारा वो अभियान धीमा तो नहीं पड़ रहा है। ये हमारे सोचने का हिस्सा है कि हम जब इस परिसर में घुसे तो परिसर साफ सुथरा, सरस्वती जी के मंदिर जैसा, हमारे अच्छे घर जैसा, ऐसी जगह मिले जहां आकर के मन प्रसन्न होता हो, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे करने की ऊर्जा बढ़ जाती हो, ऐसा साफ सुथरा परिसर। इसलिए स्वच्छता हमारे परिसर संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा या कह सकते हैं नंबर 1 का हिस्सा है। उसी में बाकी चीजों को, जितनी योजनाएं समय समय पर बढ़ी हैं, चाहे प्लास्टिक मुक्त परिसर का रहा हो, चाहे पानी बिजली को बचाने का हिस्सा रहा, ये सब उसमें आप जोड़ दीजिए। इसलिए स्वच्छता और संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इस हिस्से को हम एक बार समीक्षा जरूर करनी चाहिए। जितना हम कर पाए हैं ये अपने उन पूर्वजों को हमारी श्रद्धांजलि है, जो नहीं कर पाए हैं वो आगे करें। अगला 15 अगस्त के बाद फिर गणतंत्र दिवस आने वाला है, 15 अगस्त तक योजना बनाकर फिर आगे श्रद्धांजलि कर लेंगे। दूसरे स्तर पर है कि हमारे यहाँ स्वच्छता और संसाधनों के इस उपयोग के साथ साथ पढ़ाई की गुणवत्ता, पठन पाठन की गुणवत्ता में कोई समझौता न किया जाए।
उसे हम शुरू से अब तक उसमें तमाम नवाचार हमने किए हैं। इस सत्र में हमने तय किया था कि तकनीक की दिशा से हम एक छलांग लगाएंगे। यही सत्र का निर्णय था। जो 3 चीजें तय हुई थी उसमें तकनीक के क्षेत्र में बढ़ना, ये हमने 15 अगस्त को तय किया था कि गुणवत्ता के क्षेत्र में हम तकनीक के क्षेत्र में तेजी के साथ बढ़ेंगे। पठन पाठन की गुणवत्ता को ठीक रखने के लिए हम जितना बढ़े हैं, क्योंकि ये तो तय हुआ है कि पहले हमारे लगभग 50% कक्षाएं ऐसी थीं जो प्रोजेक्टर युक्त थीं। इस सत्र में हम आज ये कह पाने में समर्थ हैं कि हमारी सभी कक्षाएं प्रोजेक्टर युक्त हैं। ये छलांग तो हमने लगाई है, लेकिन क्या प्रोजेक्टर लग जाने से परीक्षा के पठन पाठन की गुणवत्ता बढ़ गई? क्योंकि ये संसाधन है, ध्यान में रखिए, तकनीक संसाधन है। हमने उसका उपयोग कितना किया, ये हमारे लिए हिस्सा है। जितना हमने प्रोजेक्टर युक्त कक्षाएं की, ये भी श्रद्धांजलि है, लेकिन इसमें जितना हमने उसका उपयोग करके विद्यार्थी तक उस उपयोग को पहुंचा दिया, ये उससे आगे बढ़कर वो वास्तविक श्रद्धांजलि हमारी होगी। इसलिए पठन पाठन की गुणवत्ता में ये तभी सुनिश्चित होने वाली है जब शिक्षक रोज आज से कल अपने को अपडेट करेगा, आज से कल अपने को एक कदम आगे बढ़ाएगा। यानी शिक्षक नहीं पढ़ेगा और विद्यार्थी पढ़ेंगे नहीं होने वाला है। शिक्षक अपडेट नहीं होगा, विद्यार्थी अपडेट होंगे। इस हम मैंने ये होता है, ऐसा है कि नहीं होगा। इसलिए अगर न होता तो दुनिया में शिक्षक कहीं रह जाता, उसका शिष्य उतना आगे कैसे बढ़ता। लेकिन शिष्य को वहां बढ़ाने के लिए हमको अपने कम से कम जो पठन पाठन पाठ्यक्रम की पढ़ाई है, इस पढ़ाई में शिक्षक को भी अपने को अपडेट रखना चाहिए और हम सीखते चलें और विद्यार्थी को सिखाते चलें। और इस युग में इस बात का भ्रम न पालें कि शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी हमको नहीं सिखा सकता, इसलिए उसे सीखते भी चलें। किसी भी प्रकार का अहंकार छोड़ करके, किसी भी प्रकार का अपनी विशेषज्ञता पर गर्व आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी विशेषज्ञता में अंधा होकर के हम विद्यार्थी के से न सीखें तो वह शिक्षक मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ कर पाएगा। इसलिए हम पठन पाठन की गुणवत्ता को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो वर्तमान युग में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। तकनीक की दिशा में संसाधन देना कॉलेज का काम है, लेकिन उसका उपयोग करना शिक्षक का काम है। इस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं, जितना आगे बढ़े हैं वही आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने पूरी